जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने कल अपना फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट की बात शुरू की थी और हमने फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट सीखा था कि फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट क्या होता है, फाइनेंशियल एसेट, फाइनेंशियल लायबिलिटी, और साथ हमने इस बात को भी सीखा था आईएफआरएस 7 को सामने रखते हुए कि डेट और इक्विटी इंस्ट्रूमेंट की जो बाइफरकेशन या डिस्टिंक्शन है, उसको करते वक्त हमने ये नहीं देखना कि वो शक्लन कैसा है, बल्कि हमने उसके सब्सटेंस को जाके लेके चलना है। और डेट का इंस्ट्रूमेंट चाहे शेयर के नाम से हो, रिडीमेबल कैपिटल के नाम से हो, उसको हमने डेट ही ट्रीट करना है, और इक्विटी के इंस्ट्रूमेंट को हमने इक्विटी के तौर पे ट्रीट करके चलना है। अब हम आईएफआरएस 7 हमारा बस उसी क्वेश्चन की हद तक है, और उसी एरिया और डिफिकल्टी एरिया जो मैंने कल आपसे क्वेश्चन शेयर किया, आपने अपने आप को वहीं तक प्रिपेयर करना है। बाकी आईएफआरएस 7 आपके सिलेबस में डिस्कस नहीं किया गया, हालांकि ये काफी डिटेल्ड आईएफआरएस 7 है। और भी बहुत सारी इसमें बॉन्ड्स की और भी बहुत सारी इसमें एग्जांपल्स हैं, लेकिन हमने आईएफआरएस 7 का सिर्फ इतना ही एरिया जो है वो आपके साथ हमने शेयर किया। आज हम अपना जो इस चैप्टर का कोर एरिया है, यानी कि आईएफआरएस 9, आज हम इससे बात लेके चलेंगे। और यहाँ पर ये आईएफआरएस 9 के थ्रू हमें, क्योंकि आप देख सकते हैं कि ये फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट को रिकॉग्नाइज कैसे करना है, रिकॉग्नाइज कब करना है, और फिर इसकी मेजरमेंट कैसे करनी है, ये इन दो एरियाज को लेके चलेगा। टेक्निकली स्टैंडर्ड एक डिफिकल्ट स्टैंडर्ड है, लेकिन आपके यहाँ बेटा इसकी बहुत ही आसान सा वर्जन अवेलेबल है, और आपने उस बात को उसी तरीके से लेके चलना है। कोशिश करनी है कि जो मैं आपके साथ बात लेके चलूं, उसी लेवल तक इसको आप अपने साथ साथ प्रैक्टिस करके इसके पेपर में आने के चांसेस हर दफा 100% है, और इससे हमें 8 नंबर 100% हासिल करने हैं। हमने ये नंबर लूज नहीं करके चलने। रिकॉग्निशन की बात करता है जी, जो इसकी रिकॉग्निशन की बात है, और वो आपको एक ही पैरे में रिकॉग्निशन पूरी कर जाएगा। एन एंटिटी शैल रिकॉग्नाइज फाइनेंशियल एसेट या फाइनेंशियल लायबिलिटी इन इट्स स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन ओनली एंड ओनली व्हेन एंटिटी बिकम पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्चुअल प्रोविजन ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। जिस वक्त आपकी एंटिटी उस फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट की पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगी, सिर्फ उसी वक्त आपने फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट को रिकॉग्नाइज करना है। यहां पर ये चीज आपसे कोई न्यूमेरिकली या आपसे कोई और डिस्कशन में नहीं आती। सिर्फ ये पैरा जो है, ये आपका मेमोराइज का पैरा है, और ऑब्जेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बेहतरीन पैरा है जो आपसे पूछेगा। फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट को कब रिकॉग्नाइज करते हैं, ये इसका रूल है, और इस रूल को याद करना है। क्या जिस वक्त आपकी पार्टी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट के कॉन्ट्रेक्चुअल पार्टी बन जाएगी, इट बिकम अ पार्टी टू द कॉन्ट्रेक्चुअल प्रोविजन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, इट बिकम द पार्टी टू द कॉन्ट्रेक्चुअल प्रोविजन ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। सिर्फ उसी वक्त, चाहे वो फाइनेंशियल एसेट हो या वो फाइनेंशियल लायबिलिटी हो, सिर्फ उसी वक्त आप फाइनेंशियल एसेट या फाइनेंशियल लायबिलिटी को रिकॉर्ड कर सकते हैं, एंड नॉट अदरवाइज। बस इस बात को यहीं तक रख के चलना है। अगर मैं आपसे पूछूं कब फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट रिकॉग्नाइज करेंगे, तो आपका आंसर होगा सर जिस वक्त पार्टी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट के जो कॉन्ट्रेक्चुअल प्रोविजंस हैं उसमें पार्टी बन जाएगी, उस वक्त हमने फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट को रिकॉग्नाइज कर लेना है। इसकी कोई न्यूमेरिकल अप्रोच आपके इस लेवल के ऊपर डिस्कशन में नहीं है। फाइनेंशियल एसेट जो है, ये हमारे पास जो कि एसेट साइड पे है, तो ये हमारी इन्वेस्टमेंट इन डेट भी हो सकती है और इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी भी हो सकती है। यानी कि जब हम फाइनेंशियल एसेट की बात करेंगे, तो हो सकता है कि हमने डेट में इन्वेस्टमेंट की हो, और हो सकता है कि हमने किसी कंपनी की इक्विटी में इन्वेस्टमेंट की हो। हम पीछे डेफिनेशन पढ़ के आए हैं कि फाइनेंशियल एसेट जो है किसी दूसरी कंपनी का शेयर भी हो सकता है। यानी कि मैं अगर कंपनी हूं एबीसी लिमिटेड, तो मैंने अगर किसी कंपनी के XYZ लिमिटेड के शेयर्स परचेज किए हुए हैं, तो इसका मतलब मेरी इन्वेस्टमेंट किस में है, मेरी इन्वेस्टमेंट उसकी इक्विटी में है। और इसी तरीके के साथ अगर मैंने उसको लोन दिया हुआ है, तो मेरा रिसीवेबल है और उसके अगेंस्ट मुझे कैश वापस होना है, तो फिर मैंने किस में इन्वेस्टमेंट की हुई है, मैंने इन्वेस्टमेंट उसके डेट में की हुई है। तो फाइनेंशियल एसेट या तो किसी कंपनी या किसी दूसरी कंपनी के साथ हमारी डेट की अरेंजमेंट होगी, या हमने उसके शेयर्स को अक्वायर किया हुआ होगा, किसी दूसरी कंपनी का शेयर कैपिटल होगा। नाउ फाइनेंशियल एसेट्स को हमने मेजरमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, रिकॉग्निशन वाली बात खत्म हो गई, इससे आगे कहीं पर भी रिकॉग्निशन आपको नजर नहीं आएगा। तो रिकॉग्निशन यानी कि स्टैंडर्ड के दो हिस्से थे, एक हिस्सा था रिकॉग्निशन का और एक हिस्सा था मेजरमेंट का। रिकॉग्निशन हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो गया कि हमने फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट को उससे रिकॉग्नाइज करना है जिस वक्त कोई भी पार्टी कॉन्ट्रेक्चुअल प्रोविजन ऑफ द इंस्ट्रूमेंट के अंदर पार्टी टू कॉन्ट्रैक्ट बन जाए, हमने उस वक्त फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट रिकॉग्नाइज करना है, और खत्म हो गया। अब जितना भी ये स्टैंडर्ड है, ये फाइनेंशियल एसेट की क्लासिफिकेशन और फिर उसकी मेजरमेंट। हम मेजरमेंट क्यों करते हैं, हम क्लासिफिकेशन क्यों करते हैं? हम क्लासिफिकेशन इसलिए करते हैं कि हमारी डिफरेंट क्लासेस में डिफरेंट रूल्स फॉर द मेजरमेंट है।
तो अब हमारी क्लासिफिकेशन का पर्पस डिफरेंट मेजरमेंट्स को लेके चलना है। अगर हमने किसी किस्म की 4 क्लासेस बनाई हैं तो हर क्लास की मेजरमेंट का तरीकाकार जो होगा वो डिफरेंट होगा। सो आगे हमारी सारी डिस्कशन मेजरमेंट्स के ऊपर है। सो मेजरमेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से हम फाइनेंशियल एसेट की क्लासिफिकेशन और मेजरमेंट सीखेंगे और हम फाइनेंशियल लायबिलिटी की क्लासिफिकेशन और मेजरमेंट सीखेंगे। जनाब, फाइनेंशियल एसेट्स को हम जिस वक्त क्लासिफाई करने की बात करके चलते हैं तो कहता है इसकी बेसिकली तौर के ऊपर क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ मेजरमेंट दो मॉडल्स हैं। या तो हम फाइनेंशियल एसेट को मेजर करते हैं एट द अमोर्टाइज कॉस्ट या मेजर करते हैं एट द फेयर वैल्यू। अब आपके लिए अमोर्टाइज कॉस्ट कोई नई चीज नहीं है। हमने अमोर्टाइज कॉस्ट कैसे निकाली थी? हमने कहा था उस एसेट की पहली हमने इन्वेस्टमेंट दी थी, फिर हमने अफेक्टिव इंटरेस्ट रेट से अफेक्टिव इंटरेस्ट रेट को इसमें ऐड किया था, फिर जो हमने उसको पेमेंट्स की थी वो हमने मनफी कर दी थी जो हमने पेमेंट्स की थी, और जो बाकी फिगर बच गई थी वो क्या थी? हमारी अमोर्टाइज कॉस्ट। हमने पिछले क्वेश्चन में यही काम किया। तो हम या तो अपने फाइनेंशियल एसेट्स को अमोर्टाइज कॉस्ट पे मेजर करते हैं या हम अपने फाइनेंशियल एसेट्स को फेयर वैल्यू पे मेजर करते हैं। अब यहां पर एक्चुअली 4 किस्म, ये तो हमारे 2 मेजरमेंट मॉडल्स हैं। एक मेजरमेंट मॉडल अमोर्टाइज कॉस्ट का है और एक मेजरमेंट मॉडल जो है वो हमारा फेयर वैल्यू मॉडल है। लेकिन हमने इसकी अमोर्टाइज कॉस्ट और फेयर वैल्यू में किसको लेके जाना है, तो हमने इस पॉइंट ऑफ व्यू को सामने रखते हुए 2 मेजरमेंट मॉडल अपने डिसाइड कर लिए। एक मेजरमेंट मॉडल अमोर्टाइज कॉस्ट का है जो मैंने यहां पे लिख लिया, और दूसरा मेजरमेंट मॉडल हमारा फेयर वैल्यू का है जो मैंने यहां पे लिख लिया। तो किसको हमने हमने किसको फेयर वैल्यू मॉडल में लेके आना है, किसको हमने अमोर्टाइज कॉस्ट में लेके आना है, इस चीज के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे पास 4 किस्म के फाइनेंशियल एसेट्स हैं। ये 4 किस्म के जो फाइनेंशियल एसेट्स हैं इनके मेजरमेंट मॉडल 2 ही होंगे, यानी कि किसी को हम फेयर वैल्यू में लेके जाएंगे और किसी को हम अमोर्टाइज कॉस्ट में। ये 4 किस्म के फाइनेंशियल मॉडल जो हैं, ये 4 किस्म के हमारे पास फाइनेंशियल एसेट्स की जो क्लासिफिकेशन है वो कौन कौन सी हैं? पहली का नाम है अमोर्टाइज कॉस्ट, दूसरी का नाम है अमोर्टाइज कॉस्ट थ्रू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, तीसरी का नाम है फेयर वैल्यू, पहली का नाम है अमोर्टाइज कॉस्ट, दूसरी का नाम है फेयर वैल्यू थ्रू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, तीसरी का नाम है फेयर वैल्यू थ्रू कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, और फिर इसकी 2 किस्में हैं, थ्रू कॉम्प्रिहेंसिव इनकम फॉर डेट इंस्ट्रूमेंट और थ्रू कॉम्प्रिहेंसिव इनकम फॉर द इक्विटी इंस्ट्रूमेंट। नाउ अब अगर आप नोट करके चलें तो बेसिकली 4 क्लासेस हैं, उनमें से एक क्लास जो है वो सिर्फ जा रही है फेयर वैल्यू मॉडल में, और बाकी जो तीनों क्लासेस हैं वो जा रही हैं आपकी फेयर वैल्यू। आपकी एक क्लास जा रही है अमोर्टाइज मॉडल में और आपकी 3 क्लासेस जा रही हैं फेयर वैल्यू मॉडल में। लेकिन यहां से लफ्ज बता रहा है बड़े आसानी के साथ कि या तो जो फेयर वैल्यू होगी उसकी इंक्रीज और डिक्रीज प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगी, या उसकी इंक्रीज और डिक्रीज ओसीआई में जाएगी लेकिन वो इंस्ट्रूमेंट डेट होगा, या उसकी इंक्रीज और डिक्रीज ओसीआई में जाएगी लेकिन वो इंस्ट्रूमेंट इक्विटी इंस्ट्रूमेंट होगा। अब हम ये देखेंगे कि हम किस वक्त कौन सी क्लास को किस तरह लेके जाते हैं। लेकिन इससे पहले हमें यह सीख के चलना है कि क्लासिफिकेशन करते वक्त हम जिस वक्त ये 2 मॉडल्स की क्लासिफिकेशन करेंगे कि क्या हम इसके लिए मेजरमेंट मॉडल अमोर्टाइज कॉस्ट का लेके जाएं या हम इसके लिए मेजरमेंट मॉडल फेयर वैल्यू का लेके जाएं, तो हमें यह सीखना है कि इन दोनों किस्म के मेजरमेंट मॉडल्स को सीखने के पॉइंट ऑफ व्यू से हमने किस 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 कंसीडरेशन को देखना है। इस कंसीडरेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से 2 हमारे लिए एरियाज जो हैं वो आइडेंटिफाई किए गए। एक बिजनेस मॉडल, आपका फाइनेंशियल एसेट के साथ बिजनेस मॉडल क्या है, और दूसरा उस फाइनेंशियल एसेट्स के साथ फ्यूचर में कॉन्ट्रैक्चुअल कैश फ्लोज कैसे आने हैं। दर हकीकत जिस वक्त हम एक फाइनेंशियल एसेट को एनालाइज करते हैं तो हम उसकी 2 चीजों को एनालाइज करते हैं। एक हम ये देखते हैं कि हमारा बिजनेस मॉडल क्या है। हम इस बिजनेस मॉडल को मैं अगर थोड़ी सी अभी तशरीह करूं डिटेल में जाए बगैर, या तो आप उस एसेट को अपने पास रखते हैं कि मैं फ्यूचर में इससे अंडे बच्चे कमाऊंगा, फ्यूचर में इससे गेन हासिल करूंगा, मैं इसको अपने पास रखूंगा और फ्यूचर में वक्त का वेट करूंगा जब ये मैच्योर हो और उस वक्त ये मुझे मार्कअप दे, उस वक्त मुझे इनकम दे, मुझे कैपिटल गेन दे। या आपने एक चीज रखी और जैसे ही उसका रेट आपको अच्छा मिला आपने बेच दी, यानी कि वो ट्रेडिंग के लिए रखा हुआ है आपने, जैसे ही उसका अच्छा रेट मिला आपने उसको बेच दिया। तो हमारा बिजनेस मॉडल या तो उसको लॉन्ग टर्म रिटेन करने के लिए होता है या हमारा बिजनेस मॉडल होता है कि हम उसको सिर्फ ट्रेडिंग के लिए रख के बैठे हैं, मुझे उसका रेट लगेगा मैं उसको बेच लूंगा। ऐसे ही फाइनेंशियल एसेट्स की
कैश फ्लोज की भी कैरेक्टरिस्टिक्स देखनी पड़ती हैं कि उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। आगे चलते हैं, इन दोनों को हम डिटेल से डिस्कस करके चलते हैं। देखिएगा जरा, फाइनेंशियल एसेट एट अमोर्टाइज कॉस्ट, हम किसी भी चीज को अमोर्टाइज कॉस्ट के ऊपर उस वक्त मेजर करते हैं जिस वक्त हमारी वो ये दो कंडीशनों को पूरा करे। पहला, एसेट इज बीइंग हेल्ड विद इन अ बिजनेस मॉडल whose objective is to hold the asset to collect the contractual cash flow। मैंने अपने पास एसेट ट्रेडिंग के लिए नहीं रखा, मैंने एसेट इसलिए नहीं रखा कि जैसे ही मुझे इसका अच्छा रेट मिलेगा मैं इसको बेच दूंगा, बल्कि मेरा बिजनेस मॉडल क्या है कि मैं इस एसेट को, मेरा बिजनेस मॉडल क्या है कि मैंने अपने पास एसेट इसलिए रखा है कि फ्यूचर से जो इसकी महाना, इसकी बाय मंथली, इसकी क्वार्टरली, इसकी हाफ ईयरली, इसकी एनुअली जो मेरे पास कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लोज आएंगे, मैं उसका इंतजार करूंगा और मैं इसको कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लोज के मुताबिक उसका बेनिफिट लेना चाहता हूं। यानी कि ये नहीं है कि मेरे पास एक गाड़ी मौजूद है, वो गाड़ी मैंने अपने पास इसलिए रखी है कि मैं उस गाड़ी का इस्तेमाल करूंगा और मैं उस गाड़ी को अपने 5 साल तक इसके बेनिफिट इस्तेमाल करूंगा इसको चला के, तो मैं उसके कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लोज का इंतजार कर रहा हूं। कुछ लोगों ने गाड़ियां इसलिए रखी हैं कि गाड़ी ली, ठीक की, 2 दिन चलाई, जैसी रेट लगा उसको बेच दिया। तो भाई हम चीज को अगर कहते हैं कि आपने उसको अमोर्टाइज कॉस्ट पे मेजर करना है तो ये उसकी दोनों कंडीशनें मीट करनी है। इन दोनों कंडीशनों में एंड है और नहीं है। पहली कंडीशन क्या हुई कि बिजनेस मॉडल फ्यूचर के कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लोज को कलेक्ट करने का है, और दूसरी, हमारे जो कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लोज हैं वो स्पेसिफिक डेट्स के कैश फ्लोज हैं, और उन स्पेसिफिक डेट के कैश फ्लोज को मैं प्रिंसिपल और मार्कअप में डिस्ट्रीब्यूट कर सकता हूं, मैं प्रिंसिपल और मार्कअप में डिस्ट्रीब्यूट कर सकता हूं। जो हमारी इन्वेस्टमेंट्स इन इक्विटी होती हैं, ऑर्डिनरी शेयर्स, they fail this test since they do not offer the contractual cash flow at all time, hence equity instruments are never being classified at amortized cost। उसने कहा इसका मतलब क्या हुआ, तुम्हारी पहली कंडीशन क्या हुई कि मैंने फ्यूचर के कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लोज देने हैं, और दूसरी कंडीशन क्या हुई कि जो फ्यूचर के कैश फ्लोज होंगे उसमें मैं प्रिंसिपल और मार्कअप को अलहदा कर सकूंगा। अब यहां पर वो कहता है इसका मतलब ये हुआ कि तुम जब किसी भी कंपनी के शेयर कैपिटल में इन्वेस्ट करोगे तो उस शेयर कैपिटल में इन्वेस्ट करने से तुम कभी भी उसके फ्यूचर के कैश फ्लोज को प्रिंसिपल और मार्कअप की तखसीस में नहीं लेके आ सकोगे। तो यहां पर एक रूल तय हो गया, यहां पर एक रूल तय हो गया कि तुमने कहा था मैं इन्वेस्टमेंट करूंगा या तो डेट में, या तुमने कहा था मैं इन्वेस्टमेंट करूंगा या तो इक्विटी में। कहता चूंकि तुम किसी कंपनी की अगर इक्विटी में इन्वेस्ट करते हो तो तुम उसकी दूसरी कंडीशन कभी भी मीट नहीं कर सकते। फ्यूचर में आने वाले पैसे को तुम कभी भी इंटरेस्ट नहीं कह सकते, तो डिविडेंड है, तो तुम कभी भी उसको इंटरेस्ट नहीं कह सकते। तुम उसकी पेमेंट को ये नहीं कह सकते कि मुझे इतना प्रिंसिपल में पैसे आ गए, इतने मेरे मेरे प्रिंसिपल में इतने। आपने याद होगा कि मेरे साथ लीज में आपने रीपेमेंट शेड्यूल बनाए थे, हम हर इंस्टॉलमेंट को बाइफरकेट करते थे कि इतना प्रिंसिपल है और इतना मार्कअप है। तो अगर तुम उस तरह का शेड्यूल नहीं बना सकते, और उसने कहा ये शेड्यूल मैं आपको बगैर किसी तखसीस के, बगैर किसी तकलीफ के बताया जाता हूं कि कभी भी इक्विटी इंस्ट्रूमेंट में नहीं बन सकता। अगर तुमने किसी कंपनी के शेयर में इन्वेस्टमेंट किया है कभी भी ये कंडीशन पूरी नहीं होगी। तो हम आज ये बात तय कर लेते हैं कि कभी भी इक्विटी इंस्ट्रूमेंट, कभी भी इन्वेस्टमेंट इन द इक्विटी इंस्ट्रूमेंट कभी भी अमोर्टाइज कॉस्ट पे नहीं आ सकती। इसका मतलब क्या हुआ, इन्वेस्टमेंट इन द डेट इंस्ट्रूमेंट्स ही हैं जो अमोर्टाइज कॉस्ट पे आ सकते हैं, लेकिन वो इन्वेस्टमेंट इन द डेट इंस्ट्रूमेंट जिसने ये दोनों कंडीशनें पूरी कर दी। पहली कंडीशन कि तुम्हारा बिजनेस मॉडल उसके कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लोज का वेट करने का है, और दूसरा तुम्हारे जो कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लोज आ रहे हैं, जिस तरह तुम लीज की बाइफरकेशन ऑफ इंस्टॉलमेंट करते थे, प्रिंसिपल अलहदा और मार्कअप अलहदा करते थे, इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट का इस्तेमाल करोगे और इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट से प्रिंसिपल और मार्कअप को बाइफरकेट कर लोगे। अगर तो तुम ये कर सकते हो तो फिर वो फाइनेंशियल एसेट जो है वो अमोर्टाइज कॉस्ट पे शो हो सकता है, बट नॉट अदरवाइज। फिर कहता है जनाब, A financial asset that meets both these requirements, उसको हम किस पे क्लासिफाई करेंगे, उसको हम अमोर्टाइज कॉस्ट के ऊपर मेजर करके चलेंगे। लेकिन तुम्हें ऑप्शन दी गई है, बिलाशुबा तुम उसको अमोर्टाइज कॉस्ट के ऊपर मेजर कर सकते हो, लेकिन तुम्हारे पास फिर मर्जी है। तुम्हें हम फिर ऑप्शन दे रहे हैं कि बताओ क्या तुमने उसको अमोर्टाइज कॉस्ट पे मेजर करना है। अगर तुम कहो कि यार मेरा दिल करता है, कंडीशन इसने अमोर्टाइज कॉस्ट की मीट की है, लेकिन मैं चाहता हूं कि मैं इसको फिर भी डेजिग्नेट कर दूं,
खुद से इसको मैं कह दूं कि मैं इसको फेयर वैल्यू थ्रू प्रॉफिट एंड लॉस में लेके जाना चाहता हूं, तो तुम लेके जा सकते हो। लेकिन जरूरी क्या है? जरूरी ये है कि तुम मुझे साबित कर दो। अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो अकाउंटिंग मिसमैच हो जाएगा। अब अकाउंटिंग मिसमैच क्या है? अभी समझ लें कि एक बीमारी है, उस बीमारी का नाम अकाउंटिंग मिसमैच है। किसी मुनासिब मौके पे जाके मैं आपको अकाउंटिंग मिसमैच को एक्सप्लेन करके चलूंगा। तो मैंने क्या कहा? मैंने ये कहा अमोर्टाइज कॉस्ट के लिए रूल क्या हुआ? हमने कहा दो कंडीशनें पूरी करनी है, एक बिजनेस मॉडल की, वो बिजनेस मॉडल की कंडीशन क्या है, और एक कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लो की खसूसियात देखनी है। इसकी बिजनेस मॉडल की खसूसियत क्या है? हमने कहा इसकी बिजनेस मॉडल की खसूसियत यह है कि मैंने इसको होल्ड करना है फॉर द कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लो। मैंने क्या कहा? मैं अमोर्टाइज कॉस्ट की अगर बात करके चलता हूं तो मैंने क्या कहा? अमोर्टाइज कॉस्ट के लिए मेरे पास दो चीजों पे मैंने हर चीज का तराजू लेके चलना है। एक मेरी जो चीज है वो क्या है? मेरा बिजनेस मॉडल। तो मेरा बिजनेस मॉडल क्या है अमोर्टाइज कॉस्ट वालों के लिए? कि मैंने इसको होल्ड करना है। होल्ड करना है किसके लिए? फॉर कॉन्ट्रैक्चुअल कैश फ्लोज। मैं कॉन्ट्रैक्चुअल कैश फ्लोज लेना चाहता हूं। मैं इसको बेच के मुनाफा नहीं लेना चाहता इमीडिएटली। मैं रुकूंगा, इसको अपने पास रखूंगा। मैंने मैंने मुर्गियों के बच्चे रखे हैं। ये नहीं है कि मैंने 16 रुपए के लिए हैं, कल 17 रुपए लगे तो मैं बेच दूं। नहीं भाई नहीं। मैंने इन मुर्गियों के बच्चों को दाना डालना है। ये फिर मुर्गियां बड़ी होंगी, ये अंडे देंगी, तो मैंने उन अंडों को बेचना है। तो मेरा 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 मतमा नजर उन मुर्गियों के बच्चों को, चूजों को अभी बेचने का नहीं है, बल्कि मैं उन चूजों पे मेहनत करूंगा। उसके बाद वो कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लोज में मैच्योर होएंगी, वो मुर्गियां बनेंगी और मुझे उससे अंडे बच्चे आएंगे। तो मैं अपने उस एसेट को, मैं जिसको मैं फाइनेंशियल एसेट कह रहा हूं, उसको, जिसका बिजनेस मॉडल ये हो कि तुमने उसको होल्ड करना है, किस काम के लिए? उसके कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लोज का इंतजार करने के लिए। तुमने उसको अभी ज़िबा करके नहीं खाना, बल्कि फ्यूचर के कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लोज का वेट करना है। ये पहली कंडीशन है। और फिर दूसरी कंडीशन क्या है? दूसरी कंडीशन ये है, जो तुम्हारे पास कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लोज, आपके कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लो करेक्टरिस्टिक कहते हैं हम इसको। हमारे कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लो की करेक्टरिस्टिक क्या होगी? कि मैं उसको बाइफरकेट कर सकूंगा। मैं उसको बाइफरकेट कर सकूंगा किसमें? प्रिंसिपल प्लस मार्कअप में। मैं एक इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट इस्तेमाल करूंगा। इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट वही चीज है जो पीछे आप पढ़ के आए हैं, IRR। तो मैं एक इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट का इस्तेमाल करूंगा, और इस इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट का इस्तेमाल करके मैं अपनी हर कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लो को तकसीम कर सकूंगा, उसमें प्रिंसिपल कितना है और उसमें मार्कअप कितना है। जब उसने ये बात कही तो उसने कहा जरा ध्यान से देखो, प्रिंसिपल कितना है और मार्कअप कितना है। उसने कहा हमारे पास दो किस्म के इंस्ट्रूमेंट होते हैं, एक डेट होता है और एक इक्विटी होती है। तो उसने कहा इक्विटी के इंस्ट्रूमेंट में तो क्या मुमकिन है कि तुम कभी भी उसके प्रिंसिपल और मार्कअप को सेपरेट कर लो? और इक्विटी का इंस्ट्रूमेंट तो मार्कअप देता ही नहीं है, वो तो डिविडेंड बेस्ड इंस्ट्रूमेंट है। तो उसने कहा लो, बात ही खत्म हो गई। इसका मतलब ये हुआ कि अमोर्टाइज कॉस्ट के ऊपर कभी भी इक्विटी का इंस्ट्रूमेंट तो आ ही नहीं सकता। लो, बात ही खत्म कर दी। इसका मतलब क्या हुआ? तुम सिर्फ और सिर्फ अपनी इन्वेस्टमेंट इन डेट के ऊपर जाओगे और फिर उस इन्वेस्टमेंट इन डेट को देखोगे कि मेरा क्या ए और बी दोनों कंडीशनें ट्रू हो रही हैं। यानी कि क्या मैं उसको होल्ड फॉर कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लो कर रहा हूं, यानी कि मैं इसके इंटरेक्ट जो मेरे पास कैश फ्लोज आ रहे हैं उसको मैं शेड्यूल बना के प्रिंसिपल और मार्कअप में बाइफरकेट कर सकता हूं। अगर इसका भी आंसर यस आ जाए, अगर इसका भी आंसर यस आ जाए, तो फिर तुम इसे किस पे शो करोगे? अमोर्टाइज कॉस्ट पे शो करोगे। लेकिन ठहर जाओ, यहां पर तुम्हें एक ऑप्शन दी जा रही है। अगर तुम चाहो कि तुम समझते हो कि क्या है अकाउंटिंग मिसमैच है, हम क्या समझते हैं क्या है? अकाउंटिंग मिसमैच है, तो फिर तुम्हें ऑप्शन देते हैं। जरूरी नहीं है, अगर तुम्हारे पास अकाउंटिंग मिसमैच है तो फिर तुम्हें ऑप्शन है, यू में तुम इन्हें क्या कहो? तुम कहो मैं इनको डेजिग्नेट कर देता हूं। डेजिग्नेट, मैं, वो कहते हैं ना इमरान खान सिलेक्टेड नहीं, इलेक्टेड नहीं है, सिलेक्टेड वजीर आजम है। तो तुम कहो मैं इनको सिलेक्टेड कर देता हूं, किसके ऊपर? फेयर वैल्यू थ्रू प्रॉफिट एंड लॉस।
तो फिर तुम चाहो, अगर अकाउंटिंग मिसमैच है तो तुम इसने बेशक दोनों कंडीशनें पूरी करती हैं, यू मे, तुम चाहो तो तुम अकाउंटिंग मिसमैच की कंडीशन में इसको डेजिग्नेट कर सकते हो। उसने कहा हाउएवर इट मे, ये बड़ी अहम बात है, it may be designated as fair value through profit and loss account instead of amortized cost. कब? अगर accounting mismatch है। The rule try to limit the use of amortized cost to situation where it best reflect the substance of transaction. Therefore, it can only be used by company whose business model is to make the loans and collect the future payments. अब देखो accounting mismatch को यहां पे जाके explain कर रहा है। कहते देखो, तुम कहते हो कि सर मेरा तो कारोबार लोगों को लोन देना और उन लोन्स के अगेंस्ट उससे प्रिंसिपल और मार्कअप लेना नहीं है। बिलाशुबा मेरी एक इन्वेस्टमेंट आ गई है, बिलाशुबा वो इन्वेस्टमेंट जो है वो डेट इंस्ट्रूमेंट में है, बिलाशुबा मेरा पर्पस यही है कि मैं इसको लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करके रखूं और इससे मैं कॉन्ट्रैक्चुअल कैश फ्लोज कमाऊं। बिलाशुबा इस कॉन्ट्रैक्चुअल कैश फ्लोज को मैं प्रिंसिपल और मार्कअप में तखसीस कर सकता हूं इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट से। लेकिन सर ये मेरा बिजनेस मॉडल नहीं है, सर मेरा कारोबार ये नहीं है, अगर मैं ऐसे करूंगा तो ये तो मेरे लिए अकाउंटिंग मिसमैच बन जाएगा, मैं इस काम के लिए तो कारोबार नहीं कर रहा। अगर तुम यहाँ पर अकाउंटिंग मिसमैच में हो, तुम्हारा सब्सटेंस ऑफ ट्रांजैक्शन तुम्हारे बिजनेस के साथ कोरिलेट नहीं हो रहा, तो फिर तुम्हें कहा कि ठीक है बिलाशुबा ये अकाउंटिंग, ये अमोर्टाइज कॉस्ट की कंडीशनें मीट करता है, लेकिन चूंकि तुमने मुझे आके अकाउंटिंग मिसमैच मुझे कहा कि सर मेरा तो ये कारोबार ही नहीं है, मैं कौन सा लोगों को लोन देता हूँ, ये काम करके चलता हूँ, ये एक छोटी सी इन्वेस्टमेंट की थी उससे ये चीजें आ रही हैं, मुझे इजाजत दें कि मैं इसको फेयर वैल्यू थ्रू प्रॉफिट एंड लॉस में ले जाऊं, अता किया। A company might sell a loan before the maturity. This does not preclude the classification of loan as amortized cost, as long as the company's business model is to hold the asset in order to receive the contractual cash flow. अच्छा कहता है जरूरी नहीं है एक कंपनी, ये तो पहली बात तो आ गई ना अकाउंटिंग मिसमैच को समझाने के लिए, कहता है एक कंपनी का कारोबार ही है। अब उस कारोबार के पॉइंट ऑफ व्यू से उसके पास 15 लोन है, उन 15 लोन को उसने लोगों को दिए हुए हैं, उनसे वो मुख्तलिफ मार्कअप्स जो है वो हासिल करता है, प्रिंसिपल की पेमेंटें वापस लौट के आती हैं, उनमें से अगर उसने कोई एक आधा लोन उसको बड़ा अच्छा रेट मिला बेच दिया, महंगे में बेच दिया, उसको सेल कर दिया, तो इसका मतलब ये नहीं है कि तुम उसे कहो कि तुम तो काफर हो गए, तुमने तो एक लोन क्यों बेच दिया, कहता कोई मसला नहीं, ये भी कारोबार का हिस्सा है, तो आपने उसकी मेजॉरिटी डिसीजन मेकिंग को देना है। सिर्फ एक आधे लोन को इस तरह सेल करने से आप उसको ऑब्जेक्ट नहीं कर सकते कि तुम तो कह रहे थे कि मैंने फ्यूचर कैश फ्लो देने हैं, तुमने तो हमें कहा था कि मैं फ्यूचर कैश फ्लो लूंगा, अब तुमने इसको क्यों बेच दिया। ओ भाई आपने मेजॉरिटी को, आपने पोर्टफोलियो को देख के चलना है, किसी एक आइसोलेटेड ट्रांजैक्शन की बेस के ऊपर उस पर इल्जाम नहीं लगा देना कि तू काफर हो गया, तूने हमसे झूठ बोला था, तो इसके बावजूद भी वो उन चीजों को अमोर्टाइज कॉस्ट पे शो कर सकता है। तो मैं यूं कह सकता हूं ये क्लॉज जो है ये अकाउंटिंग मिसमैच को एक्सप्लेन करके चलती है, और यहां पर उसने बात कही कि जरूरी नहीं है तुमने पोर्टफोलियो लेवल के ऊपर अपनी डिस्कशन करनी है, इंडिविजुअल लोन लेवल के ऊपर नहीं मूव करनी। ऐसे ही कहता on the other hand a company might hold a portfolio of loans in order to profit from the sale। कहता जनाब क्या हुआ, मैंने अब देखना एक कंपनी है वो करती क्या है, उसका कारोबार ये है कि वो लोन्स जो हैं वो अपने पास रखती है, वो इस इंतजार में नहीं रहती कि मैं लोन्स की प्रिंसिपल को, अब मेरे पास दो किस्म की कंपनीज हैं जिनकी मैं वर्किंग करता हूँ। कुछ लोग ऐसे आते हैं जो हमारे पास क्लाइंट्स हैं, वो मुख्तलिफ डिजास्टर में फंसी हुई कंपनियां लेते हैं, उन कंपनियों को दुरुस्त करते हैं, और दुरुस्त करने के बाद जिस वक्त वो कंपनी शक्ल से साफ सूफ होकर चल पड़ती है उसको बेच देते हैं। और कुछ ऐसे भी मेरे पास क्लाइंट्स हैं जो डिजास्टर का कारोबार लेते हैं, उसको दुरुस्त करते हैं और फिर उसको बेचते नहीं है, बल्कि फ्यूचर में उसका नफा नुकसान लेके चलते हैं। तो इसका मतलब एक का पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट क्या है, चीज लेना, दुरुस्त करना और बेच देना। ये लॉन्ग टर्म कैश फ्लो, कॉन्ट्रैक्चुअल कैश फ्लो का इंतजार नहीं कर रही। लेकिन अगर उसको एक ऐसा कारोबार मिल गया है जो लिया तो इसी काम के लिए था, फ्यूचर में बेच दूंगा, लेकिन उसमें नफे इतने अच्छे आ रहे हैं, तो अगर वो अपना एक कारोबार नहीं भी बेचता तो कोई मौत नहीं आ चली, कर सकते हो, इतनी इतनी के 2 नंबर की इजाजत है। वाइस वर्सा, तुम्हारा काम क्या था, तुम कंपनियां लेते हो, उनके कॉन्ट्रैक्चुअल कैश फ्लोज का इंतजार करते हो, बेचते नहीं हो, उसमें अगर किसी एक का अच्छा रेट लग रहा है, उसने अगर उसको अच्छे को बेच दिया तो मौत नहीं आ चली, इतना तो तुम काम कर सकते हो। तो उसने कहा जब भी डिसीजन करना है तो तुमने डिसीजन पोर्टफोलियो की बेस पे करना है, तुमने डिसीजन पोर्टफोलियो की बेस पे करके चलना है और नॉट अदरवाइज। तो क्या बात समझ में आई,
दोबारा आता हूं उसके ऊपर। हमने कहा अमोर्टाइज कॉस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से हम, पहली क्लासिफिकेशन अमोर्टाइज कॉस्ट है। हम अपने अमोर्टाइज कॉस्ट के ऊपर अगर मुझे कोई फाइनेंशियल एसेट आएगा तो मैं उसको दो क्वेश्चंस पे, दो क्राइटेरिया पे जज करूंगा। उसका बिजनेस मॉडल क्या है, उसका बिजनेस मॉडल या तो उस पर्टिकुलर फाइनेंशियल एसेट को ट्रेडिंग करने का हो सकता है, जैसे ही अच्छा रेट लगे बेच दूं, या उसका बिजनेस मॉडल होल्ड करने का होगा और वो उसके फ्यूचर के कैश फ्लोज का इंतजार करेगा। तो हम पहला सवाल पूछा, तुम्हारा बिजनेस मॉडल क्या है? क्या तुमने इस एसेट को अच्छा रेट लगे तो बेच दोगे या अपने पास रखकर इसके फ्यूचर के कैश फ्लोज का इंतजार करोगे? अगर उसने कहा कि मैं इसको अपने पास रखूंगा और फ्यूचर के कैश फ्लोज का इंतजार करूंगा, तो उसने अपना पहला टेस्ट पास कर दिया, क्योंकि वो अपने फाइनेंशियल एसेट को होल्ड कर रहा है फॉर द फ्यूचर कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लोज। और फिर दूसरा क्वेश्चन पूछा कि तुम्हारे कैश फ्लो की कैरेक्टरिस्टिक क्या है, और कैरेक्टरिस्टिक कैसे पूछी? क्या अफेक्टिव इंटरेस्ट रेट निकाल सकते हो? क्या उसका इस्तेमाल करके प्रिंसिपल और मार्कअप हर इंस्टॉलमेंट में से, हर कैश फ्लो में से, हर कैश फ्लो के ड्रॉपलेट में से, उसमें से प्रिंसिपल और मार्कअप को दो हिस्सों में तकसीम कर सकते हो? उसने कहा नहीं कर सकता, तो फिर वो फेल हो गया। उसने कहा कर सकता हूं, तो मुबारक हो, दोनों कंडीशनें पूरी हो गई। अब वो एलिजिबल है कि वो क्या करे, अपनी इस इन्वेस्टमेंट में किसको शो करे? अमोर्टाइज कॉस्ट पे। तो फिर उसने कहा तुम इन्वेस्टमेंट दो किस्म के इंस्ट्रूमेंट में कर सकते हो, डेट में भी और इक्विटी में भी। एम अपना टाइम जाया ना करना। अगर तुमने कभी इक्विटी में इन्वेस्टमेंट किया तो ये सवाल मत पूछना, क्योंकि इक्विटी के इंस्ट्रूमेंट के अगेंस्ट जो कैश फ्लो आते हैं उनको तुम कभी भी मार्कअप और प्रिंसिपल में तखसीस नहीं कर सकते। तो इक्विटी का इंस्ट्रूमेंट जब आए तो बगैर देखे कह दो कि ये अमोर्टाइज कॉस्ट पे नहीं आ सकता। और डेट के इंस्ट्रूमेंट की बात कही, हाँ डेट का इंस्ट्रूमेंट आ सकता है अमोर्टाइज कॉस्ट पे, सब्जेक्ट टू कि ये दो कंडीशनें पूरी करके चले। और फिर कहा अगर कभी अकाउंटिंग मिसमैच हो, तुम्हारा काम इन्वेस्टमेंट्स करना और कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लो का वेट करना नहीं है। ये तो कोई एक आधी भूली बसरी इन्वेस्टमेंट इस तरह की मिल गई, तुम कहते हो बाकी तो मेरा सारा काम ट्रेडिंग का है, ये एक इन्वेस्टमेंट इस तरह की आ रही है, सर ये तो मेरे लिए अकाउंटिंग मिसमैच क्रिएट करेगी। तो ठीक है, मैं तुम्हें इजाजत देता हूं, बिलाशुबा इसने अमोर्टाइज कॉस्ट का क्राइटेरिया मीट कर दिया है, लेकिन उसके बावजूद मैं तुम्हें इजाजत देता हूं कि तुम इसको डेजिग्नेट कर दो। किसमें डेजिग्नेट कर दो? फेयर वैल्यू थ्रू प्रॉफिट एंड लॉस में। अभी मैंने आपको ये नहीं पढ़ाया कि ये कैटेगरी क्या है, लेकिन ये जरूर बता रहा हूं कि तुम उसको डेजिग्नेट कर सकते हो फेयर वैल्यू थ्रू प्रॉफिट एंड लॉस में। और उसने फिर ये बात बताई कि अगर बिजनेस मॉडल की तुमने पड़ताल करनी है तो तुमने क्रिटिक नहीं कर देना, उसके पास तुमने अपना बिजनेस मॉडल पोर्टफोलियो ऑफ इन्वेस्टमेंट की बेस पे डिसाइड करना है, इंडिविजुअल लेवल पे नहीं करना। यानी कि तुम तो होल्ड करना चाहते थे, 12 इन्वेस्टमेंटें थी तुम्हारे पास, तुम तो होल्ड करके कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लो देना चाहते थे। एक इन्वेस्टमेंट ऐसी थी, उसका गाहक आया, वो बड़ा तत्ता था, उसने कहा मैं इसके दुगने पैसे देने को तैयार हूं, मुझे बेच दो। तुम्हें बड़ा अच्छा प्रॉफिट आ रहा था, अगर तुमने वो एक आधी इन्वेस्टमेंट बेच भी दी कोई फर्क नहीं पड़ता, फिर भी हम तुम्हें इजाजत देते हैं, तुम्हारा बिजनेस मॉडल फिर भी टू होल्ड फॉर द कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लो है, एंड वाइस वर्सा। सो बेटा ये हमसे उसने डिस्कशन की किस काम के लिए कि अमोर्टाइज कॉस्ट को आपने अगर लेके आना है तो फिर उसके लिए आप जजमेंट करते वक्त क्या देख के चलोगे। फाइनेंशियल एसेट एट फेयर वैल्यू। अब हम आ गए फेयर वैल्यूज के ऊपर कि हमारे पास फेयर वैल्यू, जब हम फेयर वैल्यू की बात करके चलते हैं तो फेयर वैल्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से चार्ट कुछ इस तरह बन के चलता है। हम कहते हैं जी फेयर वैल्यू, तो फेयर वैल्यू में चार्ट यूं बनता है, एक फेयर वैल्यू थ्रू प्रॉफिट एंड लॉस और एक बनता है थ्रू ओसीआई। और इसके अंदर फिर चार्ट कैसे बनता है, एक ओसीआई में आती है क्या, ओसीआई में आता है डेट इंस्ट्रूमेंट और एक आता है इक्विटी इंस्ट्रूमेंट। तो बेसिकली तौर के ऊपर एक, ये दो और ये तीन, तीन किस्म की हमारी क्लासिफिकेशन है। अब हमने अमोर्टाइज कॉस्ट पढ़ ली, तो फेयर वैल्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से इसकी दो ब्रॉडर कैटेगरीज आई। एक कैटेगरी आई फेयर वैल्यू थ्रू प्रॉफिट एंड लॉस, दूसरी कैटेगरी क्या आई, फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई, तीसरी कैटेगरी क्या आई, जो ओसीआई की कैटेगरी में सब कैटेगरी क्या आई, है तो फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई लेकिन वो इंस्ट्रूमेंट क्या है, डेट का इंस्ट्रूमेंट है तो फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई, इंस्ट्रूमेंट क्या है, वो इक्विटी का इंस्ट्रूमेंट है। नाउ अच्छा जी, अमोर्टाइज कॉस्ट और फेयर वैल्यू थ्रू पीएल। अमोर्टाइज कॉस्ट किस तरह मैंने आपको अकाउंटिंग बताई, तो फेयर वैल्यू थ्रू पीएल की भी बात सुन लें। हम क्या करेंगे, हमारे पास वो जो इन्वेस्टमेंट होगी, हमारे पास वो जो फाइनेंशियल एसेट होगा, हम हर साल उसकी क्या निकालेंगे, फेयर वैल्यू, इन सब के लिए।
इसके लिए भी, इसके लिए भी, इसके लिए भी। जब मैं कहता हूं ना फेयर वैल्यू थ्रू प्रॉफिट एंड लॉस, तो इसका मतलब पता क्या है कि जो उसकी फेयर वैल्यू में बढ़ोतरी होगी, जो उसकी फेयर वैल्यू में कमी होगी, उसकी एंट्री क्या करेंगे? अगर इंक्रीज होगा तो हम इन्वेस्टमेंट को डेबिट करेंगे और प्रॉफिट एंड लॉस को क्रेडिट करेंगे, एंड वाइस वर्सा, एंड वाइस वर्सा। अगर कभी फेयर वैल्यू बढ़ेगी तो हम फेयर वैल्यू को, इन्वेस्टमेंट को डेबिट करके पीएल में इनकम बनाएंगे, और अगर कम होगी तो हम पीएल को डेबिट करके इन्वेस्टमेंट को कम कर देंगे। लेकिन ये पीएल है, वो कैटेगरीज जो फेयर वैल्यू थ्रू पीएल में आएंगी वो इस तरीके से ट्रीट होगी। जो ओसीआई में आएंगी उसके लिए क्या कहता हूं, उसके लिए हम प्रॉफिट एंड लॉस को डेबिट नहीं करेंगे, हम प्रॉफिट एंड लॉस को क्रेडिट नहीं करेंगे, बल्कि हम अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम को क्रेडिट करेंगे। ये अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम आपके लिए नई नहीं है। याद कीजिएगा, रीवैल्यूएशन का सरप्लस, तो उसका जो सरप्लस क्रिएट करके लेकर आए थे, तो ये प्रॉफिट एंड लॉस में चार्ज नहीं हुआ था, बल्कि ओसीआई में चार्ज हुआ था। तो यहां पर अगेन हम हर साल उन इन्वेस्टमेंट्स की फेयर वैल्यू को असेस करेंगे और हम ओसीआई के अंदर उसका डेबिट और क्रेडिट देंगे। ये मैंने सिर्फ आपके साथ मोटी सी कैटेगरी समझाई है। अब सीखना ये है कि जो तो चीजें चली गई अमोर्टाइज कॉस्ट पे, वो खत्म हो गई। अब कौन सी चीजें हैं जो कि पीएल में आएंगी, कौन सी चीजें जो है वो ओसीआई में आएंगी, उसमें डेट के अंदर अगर कोई चीज ओसीआई में आए तो उसकी क्या ट्रीटमेंट करनी है, और अगर इक्विटी का इंस्ट्रूमेंट ओसीआई में आया तो उसकी क्या ट्रीटमेंट करनी है। ये बात हमें आगे समझाने जा रहा है। Now, here we goes. Financial asset at fair value. Financial assets हैं और हमने क्या करना है, उनको फेयर वैल्यू पे लेके आना है। और ये कौन से हैं, इनको जाहिर सी बात है ओसीआई में लेके जाना है। ये अभी हम पीएल की बात नहीं कर रहे, हम अभी पीएल की बात नहीं कर रहे हैं, पहले ओसीआई की बात करें। और ये कौन से हैं, डेट इंस्ट्रूमेंट। तो मैंने कहा था कि आपके फाइनेंशियल एसेट जिनकी फेयर वैल्यू के ऊपर हम शो करते हैं वो दो किस्म के होते हैं, दोनों, एक फेयर वैल्यू लेकिन थ्रू पीएल, एक फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई। लेकिन हमने कहा था कि इसकी भी दो किस्में हैं, एक इक्विटी इंस्ट्रूमेंट और एक डेट इंस्ट्रूमेंट। नाउ फॉर द डेट इंस्ट्रूमेंट, जो कि हमने फेयर वैल्यू पे मेजर करना है थ्रू अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, उसकी कंडीशन, कौन से ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिनको हम यहां पे लेके आएंगे। हमने एक डेट इंस्ट्रूमेंट देखना है जिसको हमने बिजनेस मॉडल के, उसका वही हमारा तरीकाकार असेस करने का वही रहना है हमेशा, कि हम जाएंगे और उसका पहले बिजनेस मॉडल देखेंगे और हम जाएंगे और उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लो देखेंगे। तो अब चूंकि ये डेट इंस्ट्रूमेंट है, इक्विटी इंस्ट्रूमेंट तो हमने वैसे ही निकाल दिया कि भाई इक्विटी इंस्ट्रूमेंट तो कभी भी अमोर्टाइज कॉस्ट पे आ ही नहीं सकता, तो इक्विटी इंस्ट्रूमेंट ओसीआई में आ सकता है, डेट इंस्ट्रूमेंट ओसीआई में आ सकता है। एक डेट इंस्ट्रूमेंट आया और वो डेट इंस्ट्रूमेंट जो था वो अमोर्टाइज कॉस्ट की कंडीशनें पूरी नहीं कर रहा, तो अब हम देखते हैं कि फिर हम इसे क्या फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई में लेके जाएं या हम इसको पीएल में लेके जाएं। अ डेट इंस्ट्रूमेंट या फाइनेंशियल एसेट होना डेट इंस्ट्रूमेंट चाहिए, इट मस्ट बी मेजर्ड एट फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई इफ बोथ कंडीशंस आर मेट। पहली कंडीशन बिजनेस मॉडल की होगी, दूसरी कंडीशन हमारे कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लोज की होगी। बिजनेस मॉडल क्या है जनाब? बिजनेस मॉडल ये है whose objective is achieved by collecting the contractual cash flow and selling the financial asset। यानी कि मैंने कहा कि सरकार मेरी मर्जी, मेरी मर्जी, कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लो आते रहेंगे तो कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लो लेता रहूंगा, और अगर मेरा एसेट चंगा बिक गया बेच दूंगा। मैंने कतई ये नहीं कहा कि नहीं बेचूंगा। पहले मैंने क्या कहा था अमोर्टाइज कॉस्ट में, मैंने कहा था वंस इन अ ब्लू मून पोर्टफोलियो में से कोई एक इन्वेस्टमेंट, ये जरा थोड़ा सा वखरा है। ये कहता नहीं है डेट इंस्ट्रूमेंट, अच्छा रेट लगेगा बेच दूंगा, अच्छा रेट नहीं लगेगा रख ही रखूंगा, कोई मुझे फर्क नहीं पड़ता। तो फिर इसका फाइनेंशियल मॉडल क्या हुआ कि ये कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लोज पे भी नजर रख के बैठा हुआ है, और उसके अलावा अगर कोई ट्रेडिंग नफा हो जाए उसमें भी नजर रख के बैठा है। और दूसरी बात कहता है, दूसरी बात ये कि मेरे जो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कैश फ्लो है वो क्या है, मैं उसको प्रिंसिपल और मार्कअप में इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट का इस्तेमाल करके डिस्ट्रीब्यूट कर सकता हूं। कंपेयर करें इसको अमोर्टाइज कॉस्ट से, इसमें और अमोर्टाइज कॉस्ट में सिर्फ एक फर्क है, उसने क्या कहा था कि मेरा ऑब्जेक्टिव सिर्फ कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लो का है, मेरा ऑब्जेक्टिव सिर्फ कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लो का है। और फिर हमने उसे कहा था कि चल यार अगर तेरे पोर्टफोलियो में से कोई एक आदमी तूने बेचनी हो बेच देना, कुछ नहीं कहेंगे। लेकिन ये तो अली उल अलान कह रहा है कि मेरा मोटिव सिर्फ कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लो नहीं है, मैं कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लो का भी इंतजार करूंगा, और मैं फाइनेंशियल एसेट अगर मेरे बिक रहे होंगे तो मैं ट्रेडिंग भी कर लूंगा। ये फर्क है। अगर कोई इस तरह की चीज है जिसमें वो कहते हैं मैं दोनों काम करने के लिए फ्लेक्सिबल हूं, तो बेटा उस किस्म के डेट इंस्ट्रूमेंट को फिर आप अमोर्टाइज कॉस्ट में नहीं लेके जाते, बल्कि फेयर वैल्यू, और फेयर वैल्यू भी कौन सी, थ्रू ओसीआई लेके जाते हैं।
A financial asset that meets both these requirements and should be classified as fair value through OCI, it may be designated at fair value through profit and loss instead if the fair value OCI classification would cause. जो पीछे कहा था वो यहां भी कह रहे हैं कि अगर तू ये हमें कहता है कि सर जी फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई मेरे अकाउंटिंग मेथड्स के साथ, मेरे बिजनेस नॉर्म्स के साथ अकाउंटिंग मिसमैच क्रिएट करती है, तो यहां पर भी ऑप्शन मे के साथ है, यहां पर भी ऑप्शन मे के साथ है। हमने वहां पर इसे कहा था ना कि ठीक है तू अमोर्टाइज कॉस्ट पे ना जा, अगर तू समझता है कि अकाउंटिंग मिसमैच है तो तू इसको डेजिग्नेट कर ले फेयर वैल्यू थ्रू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ऐसे ही यहां पर भी कह रहे हैं, सारी की सारी वही फिगर है, सिर्फ और सिर्फ क्या कि इसमें सिर्फ फर्क जो है, सिर्फ फर्क ये, इसको भी हम डेजिग्नेट कर सकते हैं अकाउंटिंग मिसमैच के होने के ऊपर। किसके ऊपर डेजिग्नेट कर सकते हैं? फेयर वैल्यू थ्रू प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर अकाउंटिंग मिसमैच होने के ऊपर। लेकिन ये फिर क्यों अमोर्टाइज कॉस्ट नहीं है? ये सिर्फ इसलिए अमोर्टाइज कॉस्ट नहीं है क्योंकि ये कहता है कि मैं चाहूं तो मैं फाइनेंशियल एसेट्स को बेच भी सकता हूं, मैं मुकय्यद नहीं हूं कि मैं सिर्फ और सिर्फ कॉन्ट्रैक्चुअल कैश फ्लो का इंतजार करूं, मैं दोनों काम करने के लिए ओपन हूं। मुझे अच्छा रेट लगा तो मैं बेच दूंगा, मुझे अच्छा रेट ना मिला तो मैं कॉन्ट्रैक्चुअल कैश फ्लो के ऊपर बैठा रहूंगा। सो ये दोनों चीजें अमोर्टाइज कॉस्ट और फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई मिलती जुलती हैं, इस फर्क के अलावा ट्रीटमेंट उसके लिए अमोर्टाइज कॉस्ट है, इसके लिए फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई है। और जब हम फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई की बात करके चल रहे हैं तो इसका मतलब कि जो फेयर वैल्यू की इंक्रीज और डिक्रीज आएगी वो वाया ओसीआई के थ्रू जाएगी। मेथड क्या है? हम अपनी किताबों में अपनी इन्वेस्टमेंट को फेयर वैल्यू पे शो करेंगे और फिर हर साल उसकी फेयर वैल्यू को रीसेस करेंगे। अगर फेयर वैल्यू बढ़ेगी तो हम एसेट डेबिट करके ओसीआई क्रेडिट कर देंगे, और अगर फेयर वैल्यू गिरेगी तो हम फेयर वैल्यू गिरने की वजह से ओसीआई को डेबिट करके फेयर वैल्यू को क्रेडिट कर देंगे। और जिस तरह पहले ऑप्शन है वैसे ही यहां पर भी ऑप्शन है। अगर तेरा अकाउंटिंग मिसमैच आता है तो तेरी मर्जी है, लाजम नहीं है, और तू हमें कहता है कि सर मैं अकाउंटिंग मिसमैच में मुसीबत में आता हूं, तो हम तुझे इस बात की इजाजत देते हैं कि तू चाहे तो तू उसको बजाय फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई पे लेके जाने के तू उसको फेयर वैल्यू थ्रू प्रॉफिट एंड लॉस में ले जा। तीसरी कैटेगरी फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई, लेकिन किसके लिए है? ये इक्विटी इन्वेस्टमेंट के लिए है। अब ये तो बात तय है, इक्विटी इन्वेस्टमेंट ना तो इसमें जा सकती हैं, ठीक हो गया, क्योंकि वो तो सिर्फ डेट इन्वेस्टमेंट्स के लिए है, और ना ही इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स अमोर्टाइज कॉस्ट में जा सकती, दोनों में जा सकते हैं। तो फिर इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स या तो जा सकती हैं फेयर वैल्यू थ्रू पीएल के अंदर, या जा सकती हैं फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई और इक्विटी इन्वेस्टमेंट कैटेगरी के अंदर। तो किसी भी फाइनेंशियल एसेट को अगर तुमने फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई में लेके जाना है तो पहली शर्त क्या है? पहली शर्त यह है कि वो इक्विटी इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए। और फिर दूसरी शर्त क्या है? दूसरी शर्त यह है कि वो हेल्ड फॉर ट्रेडिंग नहीं होनी चाहिए। यानी कि ऐसा इक्विटी इंस्ट्रूमेंट जिसको तुमने ट्रेडिंग के लिए नहीं रखा। फिर वही बात, अगर तो ट्रेडिंग के लिए रखा होता, ट्रेडिंग का मतलब क्या था कि मैं जब चाहूं इसको बेच लूं, नहीं, तुमने ट्रेडिंग के लिए नहीं रखा, तुमने शेयर लिए हैं, कंपनी के शेयर लिए हैं, लेकिन वो जो कंपनी के शेयर हैं तुमने लेके अपने पास रखे हुए हैं। तुम कहते हो अभी नहीं बेचने, ये तो फ्यूचर में जाऊंगा, हर साल डिविडेंड कमाऊंगा, हर साल इसका बोनस शेयर आएगा, मैंने बेचने के लिए नहीं रखे, मैंने ट्रेडिंग के लिए नहीं रखे हैं। वो इक्विटी आपने इन्वेस्टमेंट किसमें की हुई है? शेयर्स में इन्वेस्टमेंट की हुई है, लेकिन तुम कहते हो कि मैंने इसको बेचना नहीं है, अगर 2 रुपये रेट बढ़ गया बेचूंगा नहीं, मैं इसको होल्ड करूंगा। तो तुम्हारा बिजनेस मॉडल क्या है? इसको होल्ड करने का है। तो कहता अगर उसको तुमने नॉट फॉर हेल्प फॉर ट्रेडिंग लिया हुआ है, या आपकी वो कोई कंटीजेंट कंसिडरेशन, नॉट कंटीजेंट कंसिडरेशन अंडर IFRS 3, इसको मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगा, इसको आपने ऐसे ही पी जाना है। ना आपको न्यूमेरिकल में उसने डिस्कस किया है, ना और कोई डिस्कस किया है, तो इसको ऐसे ही पी जाना है। तो इसलिए जो चीज वो डिस्कस नहीं करता, IFRS 3 आपने पढ़ा नहीं है, तो इसको एक्सप्लेन करने का फायदा नहीं। तो मैं इसलिए इस बात को आपको मना नहीं कर रहा, याद नहीं करना, याद करना है, एक्सप्लेनेशन में लेके आ रहा। तो क्या कहा? इन्वेस्टमेंट है, फाइनेंशियल एसेट की इन्वेस्टमेंट है, और किसमें की हुई है? शेयर्स में की हुई है। और भाई चूंकि शेयर्स में की हुई है तो फिर अमोर्टाइज कॉस्ट में नहीं आ सकती, चूंकि शेयर्स में की हुई है, फिर ओसीआई फॉर डेट इंस्ट्रूमेंट में नहीं आ सकती। तो फिर क्या करेंगे? फिर हम देखते हैं क्या ये ओसीआई फॉर इक्विटी इंस्ट्रूमेंट में आती है। हमने कहा ठीक है, अगर तो
तुमने इसको ओसीआई के अंदर लेके आना है और इक्विटी इन्वेस्टमेंट में लेके आना है, तो पूछो सवाल, वो क्या तुमने ट्रेडिंग के लिए रखे हुए हैं? उसने कहा सर नहीं, ट्रेडिंग के लिए नहीं रखे हुए, लॉन्ग टर्म रखे हुए हैं। तो फिर तुम क्या करोगे? फिर तुम इसमें लेके आ सकते हो। फॉर दिस इलेक्शन इज ओनली पॉसिबल ऑन इनिशियल रिकॉग्निशन एंड इररिवोकेबल। और याद रखो, जो ये सवाल पूछना है ना कि क्या ये शेयर्स तुमने जो खरीदे हैं, ये तुमने ट्रेडिंग के लिए खरीदे हैं या बेच, या तुमने इसको लॉन्ग टर्म रखा है, ये तुमने 2 सालों बाद नहीं पूछना। इस बात का जवाब पहले दिन लेना है। इनिशियल रिकॉग्निशन पहले दिन लेना है। तुमने पहले दिन बताना है कि सर मैं ये शेयर इसलिए खरीद रहा हूं। और अगर तुमने कह दिया कि मैंने ट्रेडिंग के लिए लिए हुए हैं, कि तुमने ये कह दिया कि ये मैंने ट्रेडिंग के लिए नहीं लिए हुए, अब तुम बाद में इनकी कैटेगरी चेंज नहीं कर सकते, जो मर्जी कर लो। तुमने मुझसे पूछा कि तुम ये शेयर लेने लगे हो हबीब बैंक के, मैंने कहा लेने लगा हूं। तो ये इन्वेस्टमेंट किसमें है? इक्विटी इन्वेस्टमेंट में। निशान साहब, ये आपने ट्रेडिंग करनी है कि इसको रखना है लॉन्ग टर्म? मैंने कहा जी लॉन्ग टर्म रखना है। जैसे ही मैंने कहा लॉन्ग टर्म रखना है, तो तुमने क्या कहा? तुमने कहा सर ये फाइनेंशियल एसेट एट फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई फॉर इक्विटी इंस्ट्रूमेंट है। मैंने 2 महीनों के बाद कहा यार मेरा मूड बन रहा है, मैंने बेच दवा। अब नहीं कुछ हो सकता, तू चाचा बेच या ना बेच, अब ये किसमें कैटेगराइज हो गए हैं? लॉक हो गए हैं, इररिवोकेबल कैटेगरी है, रिवर्स नहीं हो सकती। अब ये हमेशा के लिए कहां पे जाएंगे? इनिशियल रिकॉग्निशन के ऊपर। अगर जो आपने डिसीजन कर लिया, अब ये इररिवोकेबल है, अब इनकी सब्सिक्वेंट रिक्लासिफिकेशन नहीं हो सकती। अब तुम ऐसा जो मर्जी ज्यादती कर ले, इसको बेच दे, कह दे कि नहीं मैंने बेचने हैं, मेरी नीयत बदल गई है, कर ला, मैं कुछ नहीं करूंगा। तेरे ये शेयर जब तक बिकते नहीं है, ये हमेशा के लिए कहीं रहेंगे। ये तेरे शेयर हमेशा के लिए फाइनेंशियल एसेट एट फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई में रहेंगे। FOCI debt classification actually only involves that instrument and is mandatory. Classification, if requirement are met, that instrument must be classified at fair value of OCI. In contrast, a fair value of OCI equity instrument involves only investment equity instrument and it is purely an elective classification. क्या कहता है? कहते हैं जनाब आपकी जो डेट क्लासिफिकेशन है, उस डेट क्लासिफिकेशन के अंदर हमने कहा था कि इसको फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई में लेके आओ, अगर ये अपनी कंडीशन मीट कर दे। कंडीशन क्या थी? कंडीशन यही थी कि हमने सेल भी करने हैं और हमने इसको लॉन्ग टर्म अपना कैश फ्लो का भी इंतजार करना है। तो हमने कहा था ठीक है, फिर तुम इसे कहां लेके जाओगे? फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई में लेके जाओगे। और फिर कहा था सिर्फ तुम्हें इजाजत है इसको फेयर वैल्यू थ्रू पीएल में लेके आने की, तुम्हें इजाजत है अगर तुम ये साबित कर दो कि ये क्या है? मिसमैच है। अदरवाइज ये मैंडेटरी है। मैंडेटरी है कि तुमने इसको क्या कहना है? फेयर वैल्यू ओसीआई डेट में लेके जाना है। लेकिन इक्विटी इंस्ट्रूमेंट के लिए वो कहता है ये ऑप्शनल है। अगर तुम्हारे पास शेयर आया और उस शेयर को तुमने कहा कि सर मैंने इसको ट्रेडिंग नहीं करनी, मैंने इसकी ट्रेडिंग नहीं करनी, मैं इसको लॉन्ग टर्म भी रखना चाहता हूं, तो फिर भी तुम्हारे पास ऑप्शन है। तुम चाहो तो तुम इसको फेयर वैल्यू ओसीआई इक्विटी में ले जाओ, और अगर तुम चाहो कहो कि सर नहीं है तो मेरा शॉर्ट टर्म ही, मैंने इसको मैं है तो मेरा लॉन्ग टर्म ही, लेकिन मैंने इसको फेयर वैल्यू थ्रू पीएल में रखना है, हम तुम्हें रोकेंगे नहीं। तुम्हारे पास मस्ट नहीं है। याद रखिएगा, फेयर वैल्यू ओसीआई जा सकता है फेयर वैल्यू थ्रू प्रॉफिट एंड लॉस में, लेकिन अगर अकाउंटिंग मिसमैच हो, नॉट अदरवाइज। और अगर अकाउंटिंग मिसमैच नहीं है तो अब मैंडेटरी है कि तुमने इसको फेयर वैल्यू ओसीआई को ऐसे लेके चलना है। लेकिन जब हम बात करते हैं इक्विटी इंस्ट्रूमेंट की, तो तुमने कहा इक्विटी इंस्ट्रूमेंट, तुमने कहा सर मैंने इसको फेयर वैल्यू ओसीआई में लेके जाना है, तो मैंने कहा ये सिर्फ उसी वक्त पॉसिबल है अगर तुम मुझे ये कमिट करो कि तुम इसको शॉर्ट टर्म में नहीं बेचोगे। मैंने कहा ये कमिटेड है, तो फिर तुमने ऑप्शन अवेल करके इसको इसमें डाल दिया। अब तुम तक चेंज नहीं कर सकते, लेकिन तुम मेरे पास आ सकते हो और कह सकते हो कि सर है तो ये नॉन ट्रेडिंग, लेकिन मैंने इसको ओसीआई में नहीं रखना। तुमसे कोई नहीं पूछा कि अकाउंटिंग मिसमैच है कि नहीं, तुमसे सिर्फ ये पूछा कि ये इक्विटी इंस्ट्रूमेंट है, तुमने कहा इक्विटी इंस्ट्रूमेंट है और शॉर्ट टर्म रखना है कि कैश फ्लो देखने हैं। सर जी कैश फ्लो देखने हैं, रखना किधर है? सर मैंने इसको थ्रू प्रॉफिट एंड लॉस लेके जाना है, ले जाओ भाई। तुमसे कौन पूछ रहा है अकाउंटिंग मिसमैच का? लेकिन याद रखो अगर तुम इसको एक दफा पीएल में ले गए तो वापस नहीं लेके आ सकते, या तुम अगर इसको एक दफा ओसीआई में ले गए तो वापस नहीं लेके आ सकते। यहां पर मैंडेटरी नहीं है, ये इलेक्टिव क्लासिफिकेशन है। तुम चाहो तो तुम एट द टाइम ऑफ इंसेप्शन बिलाशुबा इक्विटी इंस्ट्रूमेंट क्लासिफाई कर रहा है फॉर फेयर वैल्यू ओसीआई, उसके बावजूद भी अगर तुम चाहो तो तुम इसे कहां लेके जा सकते हो? तुम उसके बावजूद भी इसको फेयर वैल्यू थ्रू प्रॉफिट एंड लॉस में लेके जा सकते हो। ये तुम्हारा इलेक्शन है। अकाउंटिंग मिसमैच की भी जरूरत नहीं है, किसी दलील की जरूरत नहीं है, तुम्हारे दिल की आवाज है, जो कहोगे हम वैसे कर लेंगे। तो जनाब ये हमारे पास दूसरी कैटेगरी आ गई।
तीसरी आ गई। और फिर पीएल क्या आया? पीएल का मतलब ये हुआ जो चीज कहीं नहीं मैयर होती उसको हमने कहा मैयर कर देना है। जो चीज अमोर्टाइज कॉस्ट वाले कहते हैं हमें नहीं चाहिए, जो फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई डेट और इक्विटी वाले कहते हैं नहीं चाहिए, वो किधर आ जाती है? वो सारी की सारी थ्रू प्रॉफिट एंड लॉस में आ जाती है। तो बेटा ये है हमारे पास चार क्लासिफिकेशंस। इन चार क्लासिफिकेशंस को अगर हम बोर्ड के ऊपर जाके देखें तो मैंने आपसे जब इसकी बात कही, मैंने आपसे बात कही ओसीआई की, तो मैंने कहा डेट इंस्ट्रूमेंट के लिए सारी कंडीशनें वही हैं जो अमोर्टाइज कॉस्ट की हैं, लेकिन फर्क सिर्फ ये है कि डेट इंस्ट्रूमेंट के अंदर ये जो डेट इंस्ट्रूमेंट था, तुमने कहा मैंने सिर्फ इसको कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लो के लिए नहीं, बिकने के लिए है तो मैं बेच भी दूंगा, तो मैंने कहा फिर तुम इसको ओसीआई में ले जाओ। लेकिन अगर तुम्हारा अकाउंटिंग मिसमैच है तो तुम इसको फेयर वैल्यू थ्रू पीएल में लेके जा सकते हो। इक्विटी इंस्ट्रूमेंट का वक्त आया तो मैंने कहा इक्विटी इंस्ट्रूमेंट तो आता ही नहीं अकाउंटिंग उसके अंदर अमोर्टाइज कॉस्ट में, तो तुमने कहा, सवाल किया क्या तुमने अपने इक्विटी इंस्ट्रूमेंट को शॉर्ट टर्म के लिए बेचना है, ट्रेडिंग करनी है कि लॉन्ग टर्म रखना है? मैंने कहा रखना लॉन्ग टर्म है। अच्छा, अगर तुम्हें लॉन्ग टर्म रखना है तो तुम्हें ऑप्शन देते हैं, दिल करो तो इक्विटी में ले जाओ, दिल करो तो पीएल में ले जाओ, लेकिन याद रखो जहां तुम एक दफा ले गए दोबारा इसको चेंज नहीं कर सकोगे। अगर तुमने कहा इक्विटी में रखना है तो इक्विटी में रख लो, अगर तुमने कहा नहीं पीएल में लेके जाना है तो फिर पीएल में ले जाओ। और पीएल में क्या हुआ, हर वो चीज जो आपकी अमोर्टाइज कॉस्ट में नहीं आई, जो आपकी डेट में नहीं आई, जो आपकी इक्विटी में नहीं आई, या जिसको आपने डेजिग्नेट करके यहां पे फेंक दिया, वो किस में आ गई? आपकी प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर आ गई, फेयर वैल्यू थ्रू पीएल। तो जनाब यहां तक मैं आज की बात कंक्लूड करता हूं। एग्जाम्पल नंबर 2 है हमारे पास बिजनेस मॉडल ए लिमिटेड, बी लिमिटेड और सी लिमिटेड का। तो उसने क्या कहा, ए लिमिटेड जो है उसके पास बॉन्ड्स हैं और वो कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लोज का इंतजार कर रहा है। क्योंकि वो कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लोज का इंतजार कर रहा है, इसका मतलब कि वो मेच्योरिटी तक रखेगा, होल्ड करता है लॉन्ग टर्म के लिए। कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लोज हैं और कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लोज को हम बाइफरकेट कर सकते हैं किसके अंदर? प्रिंसिपल के अंदर और इक्विटी में। तो किस पे ले जाएं? अमोर्टाइज कॉस्ट पे। बी लिमिटेड के पास बॉन्ड्स हैं, वो कहता है मैंने कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लोज भी लेने हैं, लेकिन अगर प्राइसेस अच्छी हुई तो मैं बेच भी दूंगा, तो फिर कहां पे ले जाएं? फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई डेट में। एक बंदे के पास बॉन्ड्स हैं टू ट्रेड इन देम, उसने अपने पास बॉन्ड रखे हुए हैं, वो कहता है मैंने कोई लॉन्ग टर्म नहीं रखने, मैं कोई इसके लिए कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लो नहीं, मैंने सिर्फ ट्रेडिंग करनी है, तो वो किस में आ जाएगा? फेयर वैल्यू थ्रू द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो ये उसने हमें इसकी एग्जांपल्स दी है। तो बेटा यहां तक आज की बात कंक्लूड करता हूं। आज हमने क्या सीखा, हमारी 4 कैटेगरीज क्या थी, और वो चारों कैटेगरीज जो थी क्लासिफिकेशन, हमने रिकॉग्निशन सीखी। हम कब रिकॉग्नाइज करते हैं? जब पार्टी जो है वो कॉन्ट्रैक्चुअल प्रोविजंस का पार्ट बन जाती है, हम तब रिकॉग्नाइज करते हैं। हमारे पास मॉडल कौन से हैं? हमारे पास या तो अमोर्टाइज कॉस्ट का मेजरमेंट मॉडल है या हमारे पास फेयर वैल्यू का मॉडल है। क्लासेस कितनी है? हमने कहा 4 किस्में हैं, लेकिन चारों किस्मों को जब भी एवेल्युएट करना है तो एक देखना है कि उसका बिजनेस मॉडल क्या है, और दूसरा देखना है कि उसके कॉन्ट्रैक्चुअल कैश फ्लो की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। और फिर उसके मुताबिक हमने पहले अमोर्टाइज कॉस्ट को देखा, हमने उसके बाद फिर फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई, और उसमें हमने इक्विटी और डेट को देखा, और सबसे आखिर में जो बच गया वो सारे का सारा क्या है? थ्रू पीएल। सो जो ये आज की शीट्स हैं, प्लीज ये भी आज बच्चों के साथ शेयर कर दीजिएगा। इसको आज ही जाके इसका बेटा अपने पास नोट्स बना लीजिएगा। ये बात इस तरह बहुत आसान लगती है, लेकिन अगर आप इसको आज छोड़ जाएंगे तो ये बात आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगी। और इस लेक्चर को अपलोड भी कर दीजिएगा, क्योंकि थोड़ा सा टेक्निकल है, तो यहाँ पर अगर ये बात समझ में आ जाएगी तो इनको बात क्लियर करनी हो जाएगी। जी, एनी क्वेश्चन जी? नो क्वेश्चन? गो एट होम, डू द क्वेश्चन, बेस्ट ऑफ लक। इंशाल्लाह जिंदगी रही तो हम बात को आगे लेकर चलेंगे। थैंक यू।